गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम बहिर्जात और अंतर्जात बलों के बारे में। ठीक है, एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस ये क्या होते हैं, कौन कौन से बल काम करते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा इस क्लास का उसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी स्थलाकृतियां हैं या लैंडफॉर्म्स हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका उत्पत्ति के बाद में उनमें परिवर्तन कैसे हुआ है या उनका विकास कैसे हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक, अब आप देखोगे कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसके ऊपर और नीचे दो प्रकार के बल काम करते हैं। ठीक है, तो कितने भी जो भी धरातलीय पदार्थ हैं उनके ऊपर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक, और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक। ठीक है, तो ये जो बल हैं, इन बलों के द्वारा क्या किया जाता है, भौतिक और रासायनिक क्रिया करके भूपटल मतलब जो पृथ्वी का सरफेस है उसके विन्यास में निरंतर परिवर्तन किया जाता है। और ये जो परिवर्तन करने वाले जो बल हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल, इन बलों को हम सम्मिलित करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, जो अंतर्जात और बहिर्जात बल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में। अंतर्जात जो बल हैं वो पृथ्वी की सतह का उत्थान या कुछ भूभागों का निर्माण करते हैं। अंदर जो बल काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनको उत्थापक बल बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो सतह को ऊपर उठाने का काम करते हैं। और जो दूसरे बहिर्जात बल हैं या बाहर से जो बल काम कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर, उनके फलस्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह के उच्चावच निर्मित हुए उनको निम्नीकृत किया जाता है या उनका निम्नीकरण किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जो फोर्सेज पृथ्वी की सतह के भीतर से काम कर रहे हैं उनको निर्माणक बल बोला जाता है, वो सतह का निर्माण करते हैं। और जो सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, बहिर्जात बल हैं, वो क्या करते हैं, उच्चावचों को निम्नीकृत करने का काम करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि अंतर्जात बल भूपटल पर असमानताओं को सृजित करते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चावच बनाते हैं ये। और बहिर्जात बल हैं वो समतल स्थापक बल, मतलब धरातल को समतल बनाने का काम करते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे कि कौन से बल अंतर्जात हैं और कौन से बल बहिर्जात हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको अंतर्जात बलों को असमानताओं का सृजक क्यों कहा जाता है और बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं हम बहिर्जात जो बल होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल, हिम, सागरीय तरंग, ये जो करते हैं धरातलीय पदार्थों को अपर्दित करते हैं और उनका परिवहन करते हैं। ठीक, और ये जो मैंने बताया आपको कि वायु, जल, हिम, सागरीय तरंग, इसके अलावा आंतरिक जल, ये जो चीज़ हैं, ये जो एजेंट्स हैं, ये जो कारक हैं, इनको हम कहते हैं भू आकृतिक कारक या जियोमॉर्फिक एजेंट्स, या इनको कहते हैं हम अपर्दन के कारक। जब हम आगे अपर्दन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं वो किस प्रकार से समतल को धरातल को समतल बनाने का काम करते हैं। और जो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बहिर्जात कारक हैं ये ढाल प्रवणता के सहारे गतिशील होते हैं, मतलब ये ढाल के सहारे काम करते हैं। ढाल के सहारे मतलब जैसे पहाड़ है, अब जैसे गतिशील जल है तो वो जैसे यहाँ नदी है तो ये ढाल के सहारे बहेगा, प्रवाहित होगा, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाविधियों को संपादित करेगा। और एंड में क्या होगा, जब हम बहते हुए जल के कार्य देखेंगे तो देखेंगे कि जो पहाड़ की जो इसका जो जहाँ पर इसका आधार है, बेस है, वहाँ पर क्या होता है, ये जो भी ये चीज़ें पर अपर्दन के द्वारा जो भी पदार्थ ये बहा के लाया है उनको यहाँ पर ये निक्षेपित करता है। या निक्षेपण की अन्य स्थलाकृतियाँ जैसे नदी जब आपके सागर में मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सब हम देखेंगे कि जो भू आकृतिक कारक है वो किस प्रकार से काम करते हैं। और ये जो भू आकृतिक कारक हैं ये बहिर्जात कारक हैं, ये बहिर्जात बल हैं। इसी में आप देखोगे आगे कि
जैसे डायग्राम है, इसमें जो भूपटल है उसके ऊपर परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारकों को दर्शाया गया है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनके द्वारा जो हमारी पृथ्वी की धरातल है, पृथ्वी का सतह है, उसके ऊपर बहुत से परिवर्तन लाए जाते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है। देखिए, अब इसमें देखते हैं भूपटल पर परिवर्तनकारी बल। ये बल दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक बल या एंडोजेनिक बल, और दूसरा हो गया एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक बल या बहिर्जात कारक। जो आपके अंतर्जात बल हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल हैं। पृथ्वी के धरातल के नीचे से उठने वाले जो बल हैं उनको कहते हैं हम अंतर्जात बल, ठीक है। और जो दूसरे हैं बहिर्जात बल, बहिर्जात जो बल हैं वो धरातल के ऊपर काम करते हैं, सतह के ऊपर काम करते हैं। तो अंतर्जात बलों को भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहले हो गए आपके आकस्मिक बल या सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस या सडन मूवमेंट्स, आकस्मिक संचलन वाले बल, और दूसरे हो गए आपके पटल विरूपणी बल या इनको बोलते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस हैं वो मंद गति से कार्य करते हैं। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं, जबकि आकस्मिक बल है वो बिल्कुल तत्काल कार्य करते हैं या आकस्मिक रूप से कार्य करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न जो घटनाएं हैं वो आकस्मिक होती हैं और इनके द्वारा अचानक ही धरातल के ऊपर परिवर्तन लाया जाता है जो सामान्यतः विनाशकारी होता है, ठीक है। इसमें अब आप इसको और डिटेल में देखोगे तो जो आपके आकस्मिक बल हैं उसमें हम देख सकते हैं ज्वालामुखी और भूकंप मुख्यतया हैं। इसके अलावा भूस्खलन को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, बट मेनली आप देखेंगे तो ज्वालामुखी और भूकंप हैं वो आकस्मिक बल हैं जो अंतर्जात बल हैं और पृथ्वी के धरातल में वो परिवर्तन लाते हैं। अब पटल विरूपणी बल हैं उनको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले पटल विरूपणी बल होते क्या हैं या डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते क्या हैं। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत और क्षैतिज गतियों को हम सम्मिलित करते हैं। ये मंद गति से काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं और इनका प्रभाव आपको हजारों सालों बाद दिखता है, बहुत समय बाद इनका प्रभाव आपको दिखता है। अब देखिए, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल को महादेशीय संचलन बल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एपिरोजेनेटिक मूवमेंट या एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। जो एपिरोज है, जो वर्ड है एपिरोज, उसका मीनिंग होता है महाद्वीप, तो इससे बना है महाद्वीप निर्माणकारी बल। अब देखिए, ये जो बल होते हैं इसमें इसके माध्यम से उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ काम आती है। इसमें ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल, अपवार्ड फोर्स और डाउनवार्ड फोर्स इसमें सम्मिलित हम करते हैं, ठीक है। ये दिशा के आधार पर इसको दो भागों में बांट लिया हमने। जब ऊपर लगेगा तो ऊपरी मुखी बल हो गया और जब संचलन जो है वो नीचे होगा तो उसको अधोमुखी बल हम कहेंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे भी। अब देखिए, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल या इनको बोलते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेनेटिक फोर्सेस में जो ओरोज वर्ड है, जो ओरोज शब्द है उसका मतलब होता है पर्वत और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये बल है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बलों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं तनावमूलक बल, टेंशनल फोर्सेस, और दूसरा होता है कंप्रेशनल फोर्सेस या संपीड़नात्मक बल। अब देखिए, तनाव का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये धरातल है, ठीक है। अब इस पर कोई बल काम कर रहा है, एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, तो इसमें क्या हो रहा है, उत्पन्न क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंशन उत्पन्न हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस वजह से ये जो सतह है ये अलग हो जाएगी, एक भाग इधर खिसक जाएगा, दूसरा भाग इधर खिसक जाएगा। तो ये जो टेंशनल वाले फोर्सेस हैं ये, और इसका जस्ट उल्टा होता है संपीड़नात्मक। सपोज करो ये सतह है, एक बल इसका इधर काम कर रहा है, दूसरा इधर काम कर रहा है, मतलब दोनों बल विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें वलन उत्पन्न होगा, इसमें संपीड़न होगा, ये जो सतह है वो संपीड़ित हो जाएगी। तो तनाव मूलक बलों में क्या क्या आता है? भ्रंश है, चटकन है और दरार है, फोल्टिंग, क्रैकिंग और तीसरा है फ्रैक्चर। और जो संपीड़नात्मक बल है या कंप्रेशनल फोर्सेस हैं उसमें आपका आता है वलन और दूसरा आता है संवलन। उसको एरिया के आधार पर वलन और संवलन हम बोलते हैं, लेकिन जो मेन फोर्स है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें संपीड़न होता है और दूसरा जो है उसमें
तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अंतर्जात बल। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अंतर्जात बल हम दो प्रकार से वर्गीकृत करें, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल में हम देखेंगे ज्वालामुखी और भूकंप। पटल विरूपणी बल है वो हम उसमें दो, जो पटल विरूपणी बल है ये मंद गति से काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, और इसमें पर्वत निर्माणकारी बल सम्मिलित हैं और दूसरे आपके महाद्वीप निर्माणकारी बल सम्मिलित हैं, जिसको हम आगे डिटेल में और कैटेगराइज करते हैं। दूसरा जो प्रकार का बल होता है जो धरातल के ऊपर काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है इसमें सम्मिलित होता है डेनुडेशन या अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया में आपका आता है अपक्षय और अपर्दन। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पूरे जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है उनको पढ़ेंगे। तो अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ये मैंने जो चार्ट बताया आपको, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भूपटल पर निर्माणकारी जो बल हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन से बल हैं और उनकी दिशा किस किस प्रकार के बल की किस तरफ होती है। अब थोड़ा सा इसी चार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं आगे। देखिए, भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, जो क्रस्ट है, जो धरातल है हमारा पृथ्वी का, भूपर्पटी है, वो गतिशील है और इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन होता रहता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज है आपकी, और ऊर्ध्वाधर में मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन होते रहते हैं। क्रस्ट जो है वो, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, उसको ऊर्जा मिलती है एक तो सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से किनको ऊर्जा मिलती है? जो बाह्य बल हैं या बहिर्जात बल हैं, जो मैंने आपको एजेंट्स ऑफ इरोजन बताए या जो अपर्दन के कारक बताए, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से। इसके अलावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके द्वारा ऊर्जा का संचलन होता रहता है। ठीक है, हीट का संचलन होता रहता है और बहुत सारी अन्य क्रियाएं, भू रासायनिक प्रक्रियाएं वहाँ पर होती रहती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल हैं उनको आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। बाह्य बलों को हम बहिर्जात बल कहते हैं और आंतरिक बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी। धरातल पर अवस्थित समस्त भू आकृतियाँ, कुछ भी लैंडफॉर्म ले लो, कोई भी आप स्थलाकृति ले लो, ठीक है, वो सब जो भू आकृतियाँ हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, सब कुछ भी ले लो आप, जो आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है, वो सब जो भू आकृतियाँ हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं, उनकी जो परस्पर क्रिया है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंतर्जात बल है वो आपका धरातल में उच्चावचों का सृजन करता है। उच्चावच मतलब रिलीफ, मतलब समतल धरातल को ऊंचा नीचा बनाने का काम करता है। और जो बहिर्जात बल है ये इसको क्या करते हैं? समतल बनाने का काम करते हैं। उसको काट के, अपर्दन, अनाच्छादन, जैसे भी करके इसको ये समतल बनाने का काम करते हैं। तो ये दो जो बल हैं, अंतर्जात और बहिर्जात, इन दोनों का जो इंटर रिलेशनशिप है, इनका जो परस्पर इंटरेक्शन है, उसके वजह से आपको जो धरातल के उच्चावच हैं वो दिखाई देते हैं। अंतर्जात बल जहाँ पर विषमता लाने का काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, और बहिर्जात बल इन विषमताओं को समाप्त करके धरातल को समतल बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जो आपके बहिर्जात बल हैं उनको समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको ना? तो अब देखते हैं इसी में। देखिए, स्थलाकृतियों को दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो होते हैं, पहली होती है प्रारंभिक भू आकृतियाँ और दूसरी होती है क्रमिक भू आकृतियाँ। क्या होती हैं देख लेते हैं अभी। प्रारंभिक भू आकृतियाँ क्या होती हैं? वो भू आकृतियाँ होती हैं जो अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित होती हैं। बहिर्जात बल अंतर्जात बलों की प्रक्रियाओं के साथ मिलकर भू आकृतियों में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कुछ आंतरिक बल काम किया, उसकी वजह से एक ये पर्वत उत्पन्न हुए, पर्वत निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि इन पर बाह्य बल है या बहिर्जात बल है, उनके द्वारा यहाँ पर इनका अपर्दन होता है। ठीक है, अपक्षय होता है पहले और उसका अपर्दन हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, भविष्य में ये जो पर्वत हैं इनकी हाइट, इनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो प्रारंभिक जो उच्चावच बना, ये तो कहलाता है आपका प्रारंभिक भू आकृति, और इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीन भू आकृतियाँ बनती हैं उनको हम बोलते हैं क्रमिक भू आकृतियाँ। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप समझ सकते हो
कि देखिए, एक है बहिर्जात प्रक्रिया, एंडोजेनेटिक प्रोसेस या एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और दूसरा है अंतर्जात प्रक्रिया। सॉरी, यह है आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या बहिर्जात प्रक्रिया, और दूसरी है अंतर्जात प्रक्रिया या एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो जो आपके एंडोजेनेटिक या अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, ये धरातल की नीचे से काम करते हैं और इनको पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से इनको ऊर्जा मिलती है। और ये जैसे इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स है, वो आपका इसमें इसका एक कंपोनेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स में जो गतिविधियां या जो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, वो आपके अंतर्जात प्रक्रियाओं में सम्मिलित हैं। और बहिर्जात में आप देखोगे, जो वातावरण है, जल है, या विभिन्न प्रकार का जो मौसमी तंत्र है, वो काम करता है धरातल के सतह के ऊपर काम करता है, और इसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मिलती है सौर ऊर्जा से। और ये जो परस्पर काम करके अंतर्जात, बहिर्जात और अंतर्जात, ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, जो हम भू-आकृतियाँ देखते हैं या जो हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं, वो सब इन दोनों की क्रियाविधि का फल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बात कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, अंतर्जात बल क्या है। देखिए, पृथ्वी के भीतर ऊर्जा आंतरिक आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का एक प्रमुख स्रोत होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है पृथ्वी को अंदर आंतरिक भागों में? रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी हैं आपके पृथ्वी की सतह के नीचे हैं, वो क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन और ज्वारीय घर्षण द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय प्रवणता और भूगर्भीय ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा। भूतापीय प्रवणता क्या है कि हम जब जैसे जैसे सतह के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे जो धरातल जो सतह के पदार्थ हैं, अंदर जाने पे जो पदार्थ हैं, वो ताप की वजह से उनमें उनका तापमान बढ़ता रहता है, मतलब उनमें तापीय प्रवणता देखने को मिलती है। इसके अलावा आंतरिक भाग में भी जो ऊष्मा होती है, उसकी वजह से पदार्थ वहाँ पर उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से पटल विरूपण होता है और ज्वालामुखीता, मतलब ज्वालामुखी क्रिया है, उनके लिए आवश्यक उनको ऊर्जा प्राप्त वहाँ से होती है। अब इनके कारण से जो होता है, आपके आंतरिक बल सक्रिय होते हैं। इन्हीं गतिविधियों की वजह से जो आंतरिक बल है वो सक्रिय होते हैं। और इनके कारण क्या होता है, फिर क्रस्ट की जो सतह है वो असमतल हो जाती है, मतलब उसके ऊपर उच्चावच उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बलों को तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं हम, मतलब वो अपना प्रभाव कितनी तेजी से प्रकट करते हैं उसके आधार पर हम उनको दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था। पहला है आपका आकस्मिक बल या सडन फोर्सेस, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी मैंने आपको बताया। दूसरा है आपका पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोपिक फोर्स या दीर्घकालीन बल, जो आपके मंद गति से काम करते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया दो प्रकार के बल हैं। एक है आपके पर्वतीय संचलन बल, ओरोजेनिक मूवमेंट्स या ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स, और दूसरा जो है आपके वो है आपके एपिरोजेनेटिक या महादेशीय संचलन बल। ठीक है, तो आकस्मिक बल आपके हो गए भूकंप और ज्वालामुखी, और दीर्घकालीन बल भी हमने पढ़ लिए, एक एपिरोजेनेटिक फोर्सेज है और दूसरा ओरोजेनेटिक फोर्सेज है। इसको देखते हैं फिर से हम। देखिए, सडन फोर्सेज या आकस्मिक बल जो होते हैं, ये बल के प्रभाव से आकस्मिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे आपके ज्वालामुखीयता और भूकंप। तो ज्वालामुखीयता को हम आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पे इनका आपको डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। देखिए, ज्वालामुखीयता के अंतर्गत क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें और मैग्मा का भूपटल की ओर संचलन होता है। जैसे धरातल है, इसके नीचे ताप की वजह से जो पदार्थ होते हैं वो द्रवित अवस्था में हो जाते हैं, और ये जो पदार्थ हैं, ये प्रेशर जब ऊपर से रिलीज होने के लिए इनको स्पेस मिलता है, तो ये जो भाग है, ये जो मैग्मा है, ये सतह के ऊपर प्रकट होता है। तो ये जो पूरी क्रियाविधि है, इसको कहते हैं हम, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ज्वालामुखीयता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेंटल है, मेंटल में स्थित जो दुर्बलता मंडल है या एस्थेनोस्फीयर है, वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो अर्धद्रवित या प्लाज्मा अवस्था में होती हैं, मतलब न तो ठोस अवस्था में होती है न द्रव अवस्था में होती है, वो अर्धगलित अवस्था में होती है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो जो लावा निकलता है उसका जो सोर्स होता है, मुख्य स्रोत जो होता है, वो यही मेंटल या एस्थेनोस्फीयर वाला भाग होता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। और ये जो मैग्मा है, ये एक वेंट निकलता है, एक पतली नलिका के माध्यम से ये सतह पर प्रकट होता है।
ये जब तक सतह पर प्रकट नहीं होता तब तक उसको कहते हैं मैग्मा। जैसे ये मैग्मा बाहर सतह पे आ जाता है उसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, और इस क्रियाविधि की वजह से बहुत से उच्चावच या बहुत सारे विशिष्ट भूआकृतियों का निर्माण होता है ना। सिल है, जैसे डाइक है या शंकु है, काल्डेरा है, मतलब उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो बहुत सारी भूआकृतियों का, लैंडफॉर्म्स का निर्माण सडन फोर्सेस की वजह से देखने को मिलता है। अगला जो है वो है भूकंप। तो भूकंप भी क्या है, एक सडन मूवमेंट में आता है, आकस्मिक संचलन का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि क्रस्ट या मेंटल के जो भीतर भूपटल की चट्टानों में जब भी आकस्मिक संचलन होता है, इसके वजह से कंपन उत्पन्न होता है धरातल में, और उसी कंपन को हम कहते हैं भूकंप। और सामान्यतः जब भूकंप आते हैं वो आपके जो विवर्तनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हम पढ़ेंगे विवर्तनिक सिद्धांत में कि कौन कौन सी जगह पे प्लेट्स पाई जाती हैं, कितने मेजर माइनर प्लेट्स हैं। तो जो प्लेट का मतलब जो दृढ़, जो भूपृष्ठ का जो सबसे बाहरी वाला ठोस जो सतह है, उस प्लेट कहते हैं, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जिनमें गति होती है, मतलब उनमें गतिशीलता होती है, वो मूव करती हैं, उनमें मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट 3 प्रकार का होता है, हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में। तो जहाँ पर भी 2 प्लेट्स मिलती हैं या जहाँ पर भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे उस जगह पे जो कंपन है या जो संचलन है ये अधिक होता है। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, भूकंप आपको देखने को मिलता है। तो ये भूकंप भी क्या है, ये एक प्रकार का सडन मूवमेंट है, आकस्मिक संचलन है। भूकंप जब आता है तो उस समय आंतरिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, अंदर जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो बाहर निकलती है, और यही ऊर्जा जो है आपकी भूकंपीय तरंगों के रूप में आपको दिखाई देती है। अब फिर देखिए आप, मैंने बताया आपको एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल में मैंने आपको कहा आकस्मिक बल। आकस्मिक बल हो गए ज्वालामुखी और भूकंप, इसके अलावा भूस्खलन भी है। तो ये है आपके अंतर्जात बल, आकस्मिक बल। और अंतर्जात पटल विरूपणी बल में देखेंगे हम 2 प्रकार के बल, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और दूसरा आता है आपका पर्वत निर्माणकारी बल। इसको हम देखते हैं। देखिए, पटल विरूपणी बल क्या होते हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो क्रस्ट को संचालित, उत्थापित और निर्मित करती हैं। संचालित मतलब उसमें गतिशीलता लाती हैं, उत्थापित मतलब उसको ऊंचा उठाती हैं या उसका निर्माण करती हैं, पटल विरूपण के भीतर सम्मिलित हैं। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि सडन जो फोर्सेस या आकस्मिक जो बल हैं उनके विपरीत यह जो बल है धीमी गति से काम करता है और दीर्घावधि तक काम करता है, मंद गति से काम करता है, और इसका जो प्रभाव है वो आपको हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है। भूपटल के नीचे क्रियाशील यह बल विवर्तनिक शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इन बलों को हम टेक्टोनिक फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। पटल विरूपणी बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संचलन के आधार पर क्रमशः महाद्वीपीय निर्माणकारी बल या एपिरोजेनेटिक फोर्सेस और पर्वत निर्माणकारी बल या ओरोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिरोजेनेटिक फोर्सेस होता क्या है, महाद्वीप निर्माणकारी बल है क्या। देखो, जो ये वर्ड है एपिरोजेनेटिक, इसमें ये बना हुआ है आपका एपिरोज से। एपिरोज का मतलब होता है आपका महाद्वीप, और जेनेटिक मतलब जेनेसिस से बना है, जिसका मतलब होता है उत्पत्ति। तो मतलब जो महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार के बल से होती है, वो होती है आपकी एपिरोजेनेटिक फोर्सेस की। तो यह महाद्वीप निर्माणकारी प्रक्रिया है, और इस बल को महाद्वीपीय संचलन या महाद्वीपीय निर्माणक बल भी कहा जाता है। आप देखोगे इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन, निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस बल को आप दिशा के आधार पर बांटते हो तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत महाद्वीपीय भागों पर क्रस्ट के ऊपरी मुखी या अधोमुखी बल को सम्मिलित करते हैं, और क्रस्ट की चट्टानों को अरीय या लंबवत दिशाओं में इसमें स्थानांतरण आपको होता है। इसी कारण से इसको हम अरीय बल या रेडियल फोर्स भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संचलन की दिशा के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है आपका ऊपरी मुखी बल या अपवार्ड फोर्स। देखिए, ऊपरी मुखी बल क्या होता है, इसके कारण महाद्वीप या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊपर उठ जाता है। अपने जो समीपीय सतह है
ठीक है, वो उससे ऊपर उठ जाता है तो इसको कहते हैं हम उत्थापन। ऊपर उठेगा तो उसको कहेंगे उत्थापन या अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ऐसा ही एक बल और होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है उमज्जन या इमर्जेंस। इमर्जेंस क्या होता है, महाद्वीप का कोई भाग जो पहले जलमग्न था, मतलब जहाँ पर पहले सागर का विस्तार था, लेकिन अब क्या हो गया, वो सागर तल से ऊपर उठ गया, मतलब जलीय सतह से ऊपर आ गया, तो उसको हम कहेंगे उमज्जन। इसका विपरीत जो है वो होगा निमज्जन या सबमर्जेंस। इसमें क्या होगा आपका कि जो स्थलखंड था वो पहले जो था वो मतलब सागर में डूबा हुआ नहीं था, लेकिन निमज्जन की वजह से वो सागर तल से नीचे चला गया और वो क्या हो गया, अब जलमग्न हो गया, तो उसको कहेंगे निमज्जन। और जो अपलिफ्टमेंट है उसका विपरीत होता है सबसिडेंस या अवतलन। इसमें क्या होता है, अवतलन में स्थलभाग स्थानीय रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है। मतलब जैसे मान लो ये दो भाग हैं और यदि ये सतह तो ऐसी की ऐसी रहती है, लेकिन ये भाग में गति की वजह से ये नीचे चला गया, अधोमुखी बल की वजह से ये नीचे चला गया। नीचे चला गया तो क्या हो गया, नीचे चला गया तो अब ये क्या हो गया, आप देखोगे ये इसकी सतह ऐसी हो गई, मतलब ये अपने समीपी सतह से नीचे हो गया। इसको हम कहेंगे अवतलन या सबसिडेंस। तो ये अवतलन का उदाहरण है। और यदि यही सतह ऊपर चली जाए, ऐसा फोर्स लगे नीचे से कि ये ऊपर उठ जाए इससे, तो ये नीचे हो गई और ये ऊपर हो गई, तो ये इसका हो गया उत्थापन या अपलिफ्टमेंट। तो ये कहलाएगा आपका अपलिफ्टमेंट। और जब यही भाग इसको हम समुद्र तल से देखेंगे, तो समुद्र तल से यदि कोई जलमग्न तटीय भाग ऊपर उठ जाता है, पहले वो जल में डूबा हुआ है लेकिन ऊपर उठ गया जलीय सतह से, सागरीय सतह से, तो उसको कहेंगे उमज्जन। और यदि कोई स्थलीय खंड सागर तल से नीचे आ गया तो उसको हम कहेंगे निमज्जन, मतलब जल में डूब जाना और जल से बाहर, समुद्र तल से बाहर उठ जाना। तो ये हमने देखा ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल जो आपके किस में सम्मिलित हैं, ये आपके सम्मिलित हैं किसमें, ये आपके सम्मिलित हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी बलों में, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस या एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स में सम्मिलित हैं अधोमुखी बल और ऊपरीमुखी बल। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बलों की, जिसको हम कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस या ओरोजेनिक फोर्सेस या पर्वत निर्माणकारी बल। तो ओरोजेनेटिक जो वर्ड है वो बना है ओरोज से। ठीक है, ओरोज का मतलब होता है आपका पर्वत। तो ये पर्वत और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, अर्थात जो ये वर्ड है इसका मीनिंग हो गया, संक्षिप्त रूप में हो गया इसका मतलब कि ऐसे बल जिनसे पर्वत निर्माण होता है, इनको पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। और ये क्षैतिज रूप से काम करते हैं, टेंजेंट फोर्स भी इनको कहते हैं। यह बल दो प्रकार से काम करता है, एक होता है संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्सेस, और दूसरा होता है तनाव मूलक या टेंशन वाले फोर्सेस। तो इसको भी हम देखते हैं कि यह होता क्या है। देखिए, संपीड़नात्मक बल का मतलब यह है कि जब बल आमने सामने काम करता है, जैसे ये आपकी कोई धरातल है, सतह है, यहाँ पर दो बल काम कर रहे हैं, एक बल की दिशा इधर है और दूसरे बल की दिशा इधर है। ठीक है, आमने सामने लग रहे हैं ये बल। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो सतह है ये इसमें फोल्ड या वलन उत्पन्न हो जाएगा। वलन उत्पन्न हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो बल आमने सामने काम करते हैं तो उनमें संपीड़न होता है। संपीड़न का मतलब एक दूसरे के तरफ वो जा रहे हैं, तो उसमें कंप्रेशन हो रहा है, और इससे जो भूपटलीय चट्टानें हैं उनके अंदर वलन पड़ता है या संवलन पड़ जाता है। वलन और संवलन को हम देखेंगे अगले वीडियो में क्या होते हैं, उनके प्रकार भी देखेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि संपीड़नात्मक बल के वजह से भी पर्वत निर्मित होते हैं। दूसरा, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक का बल का मतलब है कि जब दो विपरीत दिशाओं में काम करते हो, जैसे सतह है और एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो सतह है इसमें दरार पड़ जाएगी, फट जाएगी सतह। ठीक है, इसमें आपके ये ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये आधी सतह इधर जाएगी, आधी सतह इधर जाएगी, तो यहाँ पर दरार पड़ जाएगी, फोल्ट पड़ जाएगी। तो इससे क्या उत्पन्न होगा, इससे उत्पन्न होगा फोल्ट या भ्रंश, दरार या फ्रैक्चर या क्रैक्स या चटकने पड़ जाएंगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में काम करने से तनाव की स्थिति होती है, और उसके वजह से जो आपका पर्वत निर्मित होंगे उनको बोलेंगे तनाव मूलक बलों द्वारा निर्मित पर्वत। तो ये आपके पर्वत निर्माणकारी बल हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं और दूसरा हो गया एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल।
अंतर्जात बलों में मैंने आपको बताया कि वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पटल विरूपणी बल और दूसरे होते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल मैंने आपको बताया दो प्रकार के हमने पढ़े, भूकंप और ज्वालामुखी। और पटल विरूपणी बल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। अब हम देखते हैं कि बहिर्जात बल या बहिर्जात प्रक्रियाएं में क्या क्या सम्मिलित है। देखो, सभी बहिर्जात बल भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन या डेनुडेशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। डेनुडेशन क्या होता है उसको देखेंगे हम, जिसका मतलब होता है आवरण का हटना, आवरण को हटाना या आवरण का हटना। तो अनाच्छादन में दो प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, एक होती है स्टैटिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया, और दूसरी होती है डायनेमिक या गतिशील क्रिया। अब स्थैतिक का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये चट्टान है, ठीक। अब ये चट्टान में जो एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं, अपरदन के जो कारक हैं, जैसे आपके हो गए बहता हुआ जल, पवन, ठीक है, सागरीय तरंग, अंतर्जात इनलैंड वाटर, या और भी हिम, ये जो चीज़ें हैं, ये जो एजेंट्स हैं, इनको कहते हैं अपरदन के कारक। ये क्या करते हैं, आपके अनाच्छादन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जैसे चट्टान है, इस चट्टान में बहुत सारी भौतिक क्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं, उसके वजह से ये जो चट्टानी भाग है ये टूट टूट के ये यहाँ पे गिरने लग जाएगा। इसको हम कहेंगे अपक्षय। क्योंकि ये गिरना है यहाँ पे, अपक्षय में सम्मिलित क्या कर रहे हैं हम, केवल स्थैतिक क्रिया सम्मिलित कर रहे हैं। मतलब जो चट्टानी खंड है वो टूट के वहाँ पे गिर रहे हैं, जो ये एक स्थैतिक क्रिया है, इसको हम कहते हैं अपक्षय, ठीक है। और जो ये टूटे हुए जो भाग हैं, इनको जो अपरदन के कारक है वो बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उस क्रिया को हम कहेंगे अपरदन। तो जो डेनुडेशन है, अनाच्छादन है, उसमें अपक्षय भी सम्मिलित है और अपरदन भी सम्मिलित है। तो अपक्षय चूंकि एक स्थिर प्रक्रिया है, जबकि वृद्ध संचलन हो गया, मास मूवमेंट जैसे भूस्खलन, ये सब अपरदन और परिवहन, ये सब प्रक्रियाएं आपकी गतिशील प्रक्रियाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि बहिर्जात प्रक्रियाएं जो हैं आपकी, उसमें किसी भी भाग का अपने स्थान पर टूटना, टूटने के बाद उसका परिवहन, निक्षेपण, जो भी होता है, वो सब क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं ये करती हैं समतल स्थापक, मतलब किसी भी सतह को समतल बनाने का काम ये करती हैं। अब ये इसमें आप देख सकते हो अनाच्छादन प्रक्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित हैं। देखिए, अपक्षय सम्मिलित है, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग, वृद्ध संचलन मतलब मास मूवमेंट, और तीसरा है आपका अपरदन या परिवहन, इरोजन आपका हो गया और उसमें ट्रांसपोर्टेशन। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्यों होता है, अपक्षय होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण, आणविक दाब के कारण और बहुत सारी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण। वृद्ध संचलन आपका गुरुत्व बल के कारण से होता है, मतलब पृथ्वी के सतह के बहुत बड़े भाग, धरातल या भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जब अपने गुरुत्व बल के कारण से ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है, तो उसको हम कहते हैं वृद्ध संचलन या मास मूवमेंट। इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि कितने तेज़ी से खिसक रहा है, भूस्खलन है, ठीक है, या बहुत सारे और भी प्रकार हैं जिसको हम देखेंगे डिटेल में। तो भू संचलन या वृद्ध संचलन क्यों होता है, मास मूवमेंट क्यों होता है, वो होता है केवल गुरुत्व बल के कारण। और तीसरा जो इसमें है वो है अपरदन और परिवहन। ये गतिज ऊर्जा है जो ढाल के हिसाब से, ढाल के आधार पर ये प्रवाहित होती है। तो ये आपकी हो गई बहिर्जात प्रक्रियाएं। इस प्रकार हमने देखा कि बहिर्जात प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, बहिर्जात बल कौन कौन से हैं, और अंतर्जात बल में हमने देखा कि किस प्रकार से डायस्ट्रोपिक फोर्सेस काम करती हैं और किस प्रकार से जो आकस्मिक बल हैं या आकस्मिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं या सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो काम करते हैं। तो इसमें इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वलन के प्रकार, और इसके अलावा और भी प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं, रिफ्ट वैली वगैरह, या जो टेंशनल फोर्सेस की वजह से जो भी आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे आपके वैगनर और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।